Hello everyone, welcome back to the platform of Edu Preparator. Today we are going to discuss the CLAT previous year question paper and we will be focusing on the legal reasoning part. So basically we have like 5 or 6 questions from this area और हर क्वेश्चन एक पैसेज के साथ आता है, मतलब एक पैसेज दिया होता है और उसके बाद उसको फॉलोइंग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं एंड फर्स्टली आपको उस पैसेज को रीड करना है। रीड करने के बाद ही आपको क्वेश्चंस को देखना है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज नंबर 1, अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन डेफेमेशन। किस बारे में बात कर रहा है ये पैसेज? ऑनलाइन डेफेमेशन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे ये भी बता रखा है कि ऑनलाइन डेफेमेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि डेफेमेशन का मतलब क्या होता है। डेफेमेशन रेफर्स टू मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट समवन। जो हम किसी के बारे में भी ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो उसकी रेप्यूटेशन को हार्म करता है। इसको हार्म करता है रेप्यूटेशन को, तो दैट अमाउंट्स टू डेफेमेशन। एंड यहाँ पर वर्ड ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन डेफेमेशन कैसी होती है? जो स्टेटमेंट्स हम इंटरनेट के थ्रू देते हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी ब्लॉग में या किसी भी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, दैट इज ऑनलाइन डेफेमेशन। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पर दे रखा है कि इसमें इंटरमीडिएटरीज की लाइबिलिटी क्या होती है। इंटरमीडिएटरीज आर दोज पर्संस जो ऐसी चीजों को पोस्ट करते हैं। तो सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट हमें ये बताता है कि कभी भी इस चीज के लिए इंटरमीडिएटरीज लायबल नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस चीज को पोस्ट किया है। दे आर नॉट द वन जिन्होंने उसको ऑथर किया है। तो ये सेक्शन 79 उनके लिए एक सेफ हार्बर है कि इंटरमीडिएटरीज आर नॉट लायबल फॉर द कंटेंट दे आर पोस्टिंग ऑनलाइन अनटिल और अनलेस वो जो भी चीजें कर रहे हैं वो ड्यू डिलिजेंस से कर रहे हैं और सब कुछ देख कर रहे हैं कि जो भी उनको कंटेंट मिला है उसको अच्छे से केयरफुली एग्जामिन करके कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएटरीज ने अगर अपनी ड्यू डिलिजेंस एक बार अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दी, उसके बाद वो कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। और एक केस लॉ में, दैट इज श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि इंटरमीडिएटरीज को सिर्फ किस पे एक्ट करना है? कोर्ट के ऑर्डर पे और गवर्नमेंट के डायरेक्टिव पे, उस कंटेंट रिमूवल के लिए। मतलब अगर कोई भी उनको ये कह रहा है कि अपना कंटेंट डाउन कर दो सोशल मीडिया से, तो ये कौन कह सकता है उनको? सिर्फ गवर्नमेंट कह सकती है या एक वैलिड कोर्ट ऑर्डर कह सकता है। दे आर नॉट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो अ प्राइवेट कंप्लेंट। ठीक है, एंड इसमें फिर फॉलोइंग अप भी इंटरमीडिएटरीज और उसके ऑनलाइन डेफेमेशन के लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 1. What is question number 1? What is the primary focus of the passage? They are asking कि क्या फोकस है इस पैसेज का जो अभी हमने पढ़ा। Is that the rise of social media in India? No. It is the legal aspects of online defamation in India. Right? यही पढ़े ना हमने अभी, लीगल एस्पेक्ट्स की कौन इंटरमीडिएटरीज होते हैं, वो लायबल कब होते हैं कब नहीं होते हैं, और केस लॉ के बारे में पढ़ा। तो हमने लीगल एस्पेक्ट्स देखे किसके? ऑनलाइन डेफेमेशन इन इंडिया के। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज ऑनलाइन डेफेमेशन एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज? तो जब हमने समझा था कि ऑनलाइन डेफेमेशन क्या होता है, डेफेमेशन का मतलब क्या देखा था हमने? मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। और ऑनलाइन डेफेमेशन का मतलब देखा था कि ऑन द इंटरनेट दैट हार्म समवन्स रेपुटेशन। ठीक है, तो मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स ऑन द इंटरनेट दैट हार्म समवन्स रेपुटेशन इज ऑनलाइन डेफेमेशन. ओके, नाउ let's move to the next question. What is the significance of section 79 of the Information and Technology Act? Section 79 क्या बोलता है? कि it is a safe harbor for intermediaries. Safe harbor for intermediaries. ठीक है, let's see options में क्या क्या है. As we can see, option B says the same thing. Safe harbor for intermediaries in case of online defamation. So
Option B will be the correct answer, as it provides safe harbor. Now, let's look at the next question. According to the Supreme Court in Shreya Singhal versus Union of India case, under what circumstances should intermediaries act in response to content removal? तो हमने देखा था कि श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा है कि इंटरमीडिएटरीज को सिर्फ एक वैलिड कोर्ट ऑर्डर या किसी गवर्नमेंट के कहने पर ही कंटेंट रिमूव करना है, प्राइवेट कंप्लेंट पे नहीं करना, प्राइवेट कंप्लेंट पे नहीं करना, राइट। तो देखते हैं ऑप्शंस में, अपॉन रिसीविंग अ प्राइवेट कंप्लेंट, नो, अपॉन अ वैलिड कोर्ट ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, और अपॉन अ वैलिड कोर्ट ऑर्डर और गवर्नमेंट डायरेक्टिव. ओके, नाउ let's move to the next question. How does Indian legal system balance the right to freedom of speech and expression, that is Article 19(1)(a), and the right of reputation in online defamation? देखो, इन दोनों पे ना हमेशा से एक डिबेट चली आ रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो क्यों उसको हम डेफमेशन जैसा प्रोविजन भी अपने लॉ में रखते हैं. देखो, every right comes with certain restrictions. We are free to express ourselves, but our views should be true. बट अगर हम किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट बोल के उसकी रेपुटेशन हार्म करेंगे तो वी डोंट हैव एनी सच राइट अंडर दिस. तो आर्टिकल 19(1)(a) हमें ये जरूर प्रोवाइड कराता है कि वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स, बट दैट डजंट मीन वी आर अलाउड टू डिफेम एनीवन. वी आर नॉट अलाउड टू disrespect anyone. Okay, now let's see. By favoring freedom of speech and expression, no, we cannot favor anyone over anyone, right? So the answer will be by carefully examining the content, context and intents of the statement. देखो, जब हम किसी स्टेटमेंट के कंटेंट को, कंटेक्स्ट को और इंटेंशन को अच्छे से एग्जामिन कर लेंगे तो उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि वो स्टेटमेंट सच में सिर्फ एक अपना राइट ऑफ फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का है या वो किसी को पर्टिकुलरली डिफेम करने का है. तो जब हम केयरफुली किसी भी स्टेटमेंट को एग्जामिन करके पता लगा सकते हैं कि उसका कंटेंट, कंटेक्स्ट और इंटेंशन क्या है. अगर उसका इंटेंशन ये है तो ऑफ कोर्स हम उसको डेफेमेशन के लिए लायबल नहीं करेंगे, बट अगर उसका इंटेंशन ही डिफेम करना है तो देन ही और शी विल बी लायबल फॉर डेफेमेशन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In online defamation cases, what must the plaintiff prove about the defamatory statement? हमने क्या बोला था कि जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट होती है वो कैसी होनी चाहिए, कि वो फॉल्स होनी चाहिए और वो स्टेटमेंट किसी की रेपुटेशन को हार्म करनी चाहिए. तो क्या प्रूव करना है हमें, दैट इट मस्ट बी फॉल्स एंड हार्म द रेपुटेशन. तो as we can see in option number D, it is written that it was false, damaging their reputation and made with a degree of fault. Okay, तो जब भी कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगी, किसी की रेपुटेशन को डैमेज कर रही होगी और डिग्री ऑफ फॉल्ट से बनी होगी, मतलब उसकी इंटेंशन होगी, उसकी इंटेंशन ऐसी होगी कि वो सामने वाले इंसान को डिफेम करना चाहता है, देन इट विल बी अ क्लासिक केस ऑफ डेफेमेशन. Now, let's look at the seventh question. What is the role of intermediaries in context of online defamation cases? Intermediaries का क्या रोल होता है? Intermediaries, as I have told you, कौन होते हैं? जो ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे. They are just the middle person. उन्होंने वो बात नहीं कही है और उन्होंने जो जिसके लिए सब चीजें पोस्ट होती हैं, that are थर्ड पर्सन, जो डिफेम हो रहा है. ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज? टू एक्टिवली मॉनिटर एंड सेंसर कंटेंट, टू एक्ट अपॉन प्राइवेट कंप्लेंट्स फॉर कंटेंट रिमूवल. ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना, जैसे हमने देखा है कि उनको सिर्फ गवर्नमेंट या कोर्ट के ऑर्डर पे रिएक्ट करना है. टू कंप्लीटली अब्सॉल्व themselves of liability to encourage online defamation, ये भी नहीं हो सकता है. देखो, एज पर मी इसका आंसर होना चाहिए option A. Yes, that is the most appropriate option as per the question here, but this was withdrawn क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा डिबेटेबल था और बहुत सारा इश्यूज रेज हुए थे इस क्वेश्चन को लेकर, तो दिस क्वेश्चन वाज
let down and it was withdrawn from the questions